कानून उन्हें प्रोटेक्ट करता है जो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं 90% परिवारों में जो लीगल बैटल्स आज लड़ी जा रही हैं प्रॉपर्टी को लेकर, वो शायद रिजॉल्व हो। एक ब्रदर की वाइफ ने दूसरे ब्रदर पर कुछ उल्टा सीधा एलिगेशन लगा दिया, वेदर एनी काइंड ऑफ रिलेशन वाज कंसेंशुअल और अगेंस्ट हर विशेस, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। इफ शी इज बिलो 18 it will amount to rape. हमने देखा कि प्रोटेस्ट में there were remarks being made which were probably not appropriate. High possibility. I've seen a CCTV footage, the guy on point blank shooting somebody. तब भी मैंने उसे डिफेंड। एक रात को सडनली उन्हें फोन आता है रात के 12 बजे, आपकी फैक्ट्री में 2 लाश मिली। इसको कई लोग रिजर्वेशन ना कहकर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं। आप ये देखिए कि जिन लोगों की भलाई के लिए वो सिस्टम बना था, क्या कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक वो सिस्टम पहुंच पाया? वो फलाना जज साहब है ना जिनके आगे हमारा केस चल रहा है, आई नो हिम पर्सनली। 20 साल तक वो पुलिस को चकमा देते रहे, डीटीसी में जॉब करते रहे और वो पुलिस के कभी हाथ नहीं। आप मानिए एयरलाइन के अगेंस्ट 85 लाख का कॉम्पनसेशन का ऑर्डर कंज्यूमर कोर्ट ने दिया। कोर्ट रूम के अंदर विक्टिम भी है, एक्यूज भी है, राइट, अपोनेंट लॉयर भी है। डर लगा था। नमस्ते, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। मैं हूं अनुराग शर्मा और आप आज मेरे साथ हैं मेरे पॉडकास्ट टॉक 24/7 टॉक फ्रीली। मैं स्वागत करता हूं अपने मित्र निशांक त्यागी का, जो एक क्रिमिनल लॉयर हैं। वेलकम निशांक टू द शो। थैंक यू अनुराग भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो सवालों का सिलसिला तो शुरू होगा और आपको जवाब देने पड़ेंगे। बिल्कुल। पहला सवाल, What is the most common misconception about law in a common man's mind? देखिए, अगर मैं लॉ की बात करूं एंड इफ आई टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन जो एक आम नागरिक के दिमाग में कानून को लेकर है, तो वो ये है कि लॉ विल ऑटोमेटिकली कम टू प्रोटेक्ट मी। कि अगर कानून में कोई बात लिख दी गई है तो वो कटु सत्य तो है, लेकिन क्या वो मेरे लिए 24 घंटे तत्पर तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे रहेगी वो चीज़? कहने का मतलब क्या है, अगर आपने किसी को फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर किसी को पैसे दिए, अब कानूनी तौर पर आपका हक है वो पैसे वापस लेना, लेकिन वो व्यक्ति की नीयत खराब हो गई, वो नहीं देना चाह रहा, ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ वापस नहीं आएगी। कानून उन्हें प्रोटेक्ट करता है जो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। इफ़ यू आर विजिलेंट अबाउट द लॉ, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट इट, अगर आप कानूनी न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से कदम उठाएंगे तो कानून आपकी रक्षा के लिए आएगा। आप सोचेंगे कि ये तो मेरा राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। घर बैठे कभी कुछ नहीं मिलेगा। सो द लॉ विल प्रोटेक्ट ओनली दोज हु आर विजिलेंट अबाउट देयर राइट्स, हु आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स। ऐसी कौन सी लॉ से रिलेटेड मिस्टेक एक कॉमन मैन कर बैठता है जाने अनजाने, which leads to destroying the families? अगर मैं बात करूं कि फैमिलीज किन लीगल मिस्टेक्स की वजह से कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सो नंबर 1 मिस्टेक प्रोबेबली वुड बी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। आजकल मैं देख रहा हूँ सब इंसान अपनी ज़िंदगी में भागा दौड़ में बिजी हैं, कमाने खाने में व्यस्त हैं। वो अपने जीवन काल में मेहनत कर कर अपने एसेट्स क्रिएट करता है, अपने बच्चों की शिक्षा, शादी, चिकित्सा, सब चीज़ों की व्यवस्था करता है। पर वो कहाँ एक गलती कर जाता है, वो गलती ये है कि वो एसेट्स को वो कभी भी, जैसे एक बहुत छोटा सा मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ, एक विल जिसे हम हिंदी में वसीयत कह देते हैं, बहुत छोटा सा कानूनी एक कागज़ है, वो कागज़ का टुकड़ा है, बट अगर उसकी आप अहमियत समझ लें तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं 90% परिवारों में जो लीगल बैटल्स आज लड़ी जा रही हैं प्रॉपर्टी को लेकर, वो शायद रिजॉल्व हो जाए। उनके लिए शायद आपको कोर्ट के दरवाजे तक जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ठीक है, मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 3 बेटे हैं, मैंने इतने एसेट्स बटाई, आज देखो ये कितना मतलब खुशी से रह रहे हैं। हो सकता है आपके जाने के बाद वो खुशी वाला जो माहौल है वो ना रहे। जो बेटे आज एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, हो सकता है कल को उनमें आपसी मतभेद इतने बढ़ जाएं कि वो कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाएं जो आप स्वर्ग में बैठे सुनना भी पसंद ना करें। तो मेरी एडवाइस हमेशा क्लाइंट्स को ये रहती है कि आप दूर की सोच के चलें इन सब चीज़ों को लेकर। एक विल एक बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट है, आप किसी भी एडवोकेट को कंसल्ट करेंगे, प्रॉबेबली 2 से 3 दिन के अंदर आप ड्राफ्ट करके उसे रजिस्टर करा सकते हैं, विच कैन एक्चुअली हेल्प योर फ्यूचर जनरेशंस। आपको नहीं लगता कि एक विल इनवाइट करना, एक विल बनाना, एक परिवार में
इनवाइट करना है एक डिस्प्यूट को ऑलरेडी? देखिए, मुझे इसके विपरीत लगता है। मेरा मानना ये है कि आपने कई बार वो ऑस्ट्रिच का एग्जाम्पल सुना होगा, शुतुरमुर्ग। वो कई बार अपना मुंह जमीन के अंदर देकर ये समझता है कि खतरा टल गया। तो ये वैसे वाली बात है कि हमें पता है, देखिए, वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न डे एंड एज। कमर्शलाइजेशन इतना बढ़ गया है, पैसों की अहमियत इस दौर में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको नहीं पता कब भाई भाई का दुश्मन हो जाए, कब भाई बहन का दुश्मन हो जाए। तो आपको हमेशा देख दूर की दृष्टि लेके चलनी है। देखिए, आज की क्या है ना, वो छोटी सी कड़वी गोली आज ले लेंगे ना आप, तो आगे तक आपको वो सुख देगी। अब क्या है, आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है सर्जरी की, आप ले रहे हैं पेन किलर। आज हो सकता है सुखी रहें आप, लेकिन लॉन्गर रन में जब तक सर्जरी नहीं होगी तो वो कड़वा घूंट पी लो, लंबे दौर में सुखी रहोगे आप। नहीं, इसमें मेरे सामने जो सवाल आता है वो ये है कि एक फैमिली में फॉर एग्जांपल 4 बच्चे हैं। अब वो बड़े हुए, कॉलेज गए, नौकरी पेशा करने लगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेरेंट्स विल आल्सो ग्रो ओल्ड। राइट। अब 30 साल तक ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग आदमी को करना चाहिए कि व्हेन यू आर ब्रिंगिंग देम अप, तो आपने वो प्रैक्टिकल क्लैरिटी उनके दिमाग में डाल रखी है कि आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन, दिस इज व्हाट वी हैव टुडे, एंड दिस इज हाउ थिंग्स विल मूव आफ्टर मी। तो उसको समझा जा सकता है। बट ऑल ऑफ अ सडन, जैसा मैंने कहा कि आप इनवाइट ही कर रहे हैं, कि अचानक पापा को या अचानक दादाजी को विल बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट थिंग्स to avoid any situation where two brothers, sisters, or maybe family members getting into a lawsuit. It's better to get it done, within the time, कि ऐसा Absolutely. कभी डिस्प्यूट पैदा हो ही ना। Absolutely. ऐसा ही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं मानता हूँ इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, ये पेरेंट्स के ऊपर है। दे शुड इंश्योर। देखिए, क्या होगा, आप इस दुनिया में 2 बच्चे को लेकर आए, आप अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, अपने पेशे में व्यस्त रहे, आपने यहाँ एसेट्स क्रिएट किए, वहाँ घर खरीदा, यहाँ फ्लैट, फैक्ट्री, XYZ। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके जाने के बाद आपके बच्चे इन चीज़ों को लेकर आपस में लड़ें और वो बैटल इतनी अगली हो जाए कि मतलब वो देखने लायक ना हो, परिवार का ढांचा जो है ना वो पूरा चरमरा जाए उसकी वजह से, कभी नहीं चाहेंगे। सो उसका सोल्यूशन क्या है? आप जैसा आपने कहा कि बच्चों में हमेशा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, दे शुड बी वेल अवेयर, आप डे 1 से उन्हें बता कर रखें। जब बच्चों में ये क्लैरिटी रहेगी आपके जिंदा रहते, तो वो बाद में कभी नहीं लड़ेंगे। ये लीगल Correct. बैटल्स हमेशा अवॉइड हो सकती हैं। करेक्ट। किस हद तक चली जाती हैं ये लीगल बैटल्स? इसका मतलब इट कैन गेट वेरी अगली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू द एक्सटेंट आई हैव सीन फैमिलीज फाइटिंग इट आउट इन कोर्ट. I've seen brothers creating false evidence against each others. I've seen these battles go to the extent that एक ब्रदर की वाइफ ने दूसरे ब्रदर पर कुछ उल्टा सीधा एलिगेशन लगा दिया, एंड देन इट लीड्स टू अ प्लेस वेयर देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर आप वापस नहीं आ सकते, फिर आपका रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ जाती है कि आप एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ें लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में कम हो रही हैं। पीपल विद हायर इनकम, people who are coming from extremely well off families, वहाँ ये ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड देन इट्स अ वेरी अगली बैटल, आप जहाँ आपकी इमेजिनेशन भी नहीं जा सकती, ये लड़ाइयाँ वहाँ तक चली जा। आई हैव सीन पीपल क्रिएटिंग फॉल्स एविडेंस। एक ब्रदर ने एक विल प्रपाउंड कर दी, बोला कि भैया ये असली विल है, दूसरा ब्रदर कह रहा है ये तो नकली विल है, FIR कटवा दी भाई के नाम पे, वो एक दूसरी विल ले आया। तो ये कब होता है? जब पेरेंट्स विजिलेंट नहीं थे अपने जीवन काल के दौरान। करेक्ट। वो छोड़ के चले गए और फिर बाद में ये सब चीज़ें होती हैं। ये तो बात हुई बिटवीन टू ब्रदर्स और मे बी brothers and sisters. Let's now talk about what happens in a case where there is a matrimonial dispute. I have heard, I would like your expert advice and your views on it, कि पॉक्सो तक का मिसयूज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हो रहा है। Absolutely. I mean, POCSO is one legislation in this country which is, मतलब ये लाया गया था कानून बच्चों का उत्पीड़न रोकने के लिए। इट्स अ वेरी सेंसिटिव लेजिस्लेशन अगर आप देखें, बट दिस इज वन लेजिस्लेशन विच हैज़ ऑल्सो बीन मिसयूज टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। आई मीन देर आर टू, देखिए पॉक्सो में लार्जली जो मैं देखता हूँ अपने एक्सपीरियंस में, 2 से 3 प्रकार के केसेस आते हैं। वन
is the category of cases where there is actually a victim. It's a 4-year, 5-year, 6-year, 7-year-old child victim who has suffered. और जजेस भी बहुत सेंसिटिव हैं इस कानून को लेकर. Absolutely. एक सेकंड कैटेगरी आती है where the boy is 19, the girl is 17 or she's 16. They are probably in school, college, आसपास की एज के हैं. And the society that we live in today, there is a consensual relationship between them. सब कुछ, everything is going very nice, hunky dory, दोनों खुश हैं. सडनली एक दिन लड़की के घर वालों को पता लग जाता है. एंड जिस समाज में हम हैं, गिवन द फैक्ट कि कोई भी इन सब चीज़ों को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इमीडिएटली क्या होता है कि उस 2 साल 3 साल के रिलेशनशिप में जैसे ही लड़की के घर वालों को पता लगता है, तुरंत एक FIR रजिस्टर होती है. द गर्ल इज लिविंग हैप्पीली विद हर फैमिली, द बॉय इज इमीडिएटली टेकन इनटू कस्टडी. एंड व्हाई इज सो? क्योंकि पॉक्सो हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, लीगल फ्रेमवर्क में, लड़की की कंसेंट इज इममटीरियल इफ शी इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स. अगर वो 18 साल से कम है, वेदर एनी काइंड ऑफ रिलेशन वॉज कंसेंशुअल और अगेंस्ट हर विशेस, इससे फर्क ही नहीं पड़ता. इफ शी इज बिलो 18, इट विल अमाउंट टू रेप नो मैटर व्हाट. एंड वो जो 19 साल का लड़का था, उसकी कुछ गलती नहीं थी. ही इज जस्ट अ स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, बट ही माइट हैव टू सफर जेल फॉर 6-8 months, 10 months, probably a year. सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली इन सब चीज़ों के लिए बोल चुका है कि सरकार को इस व्यवस्था में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, कि कम से कम इन केसेस के लिए जहाँ द रिलेशनशिप वाज कंसेंशुअल एंड द गर्ल वाज अबव द एज ऑफ 16-17, एक अलग कैटेगरी बनाई जाए, ताकि इनको आप क्रिमिनलाइज ना करें, ताकि वो 19-20 साल के लड़के का करियर खराब ना हो एंड ही डजंट हैव टू स्पेंड मंथ्स एंड ईयर्स इन जेल्स फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज. वो बिल्कुल गलत तरीके से फंस जाता है. फिर एक थर्ड कैटेगरी आती है इसमें, जो आपने जिक्र किया, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में पॉक्सो का मिसयूज. एंड प्रोबेबली दिस इज दी, आई मीन, इट्स दी हाइट्स ऑफ मिसयूज ऑफ अ लेजिस्लेशन. एक हस्बैंड वाइफ हैं, उनका एक छोटा बच्चा है या बच्ची है, दोनों हस्बैंड वाइफ में फॉर वॉट एवर रीजन्स इशूज हो जाते हैं, बोथ ऑफ देम स्टार्ट लिविंग सेपरेटली या साथ भी रह रहे हैं. नाउ इन अ लॉट ऑफ केसेस आई हैव सीन, एंड इट गेट्स वेरी अगली, the wife will use that minor child to put an allegation on the husband that the father, the husband, inappropriately touched the child or did something further. अब आप सोचिए एक बाप के ऊपर क्या बीत रही है. एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन. एक बार अगर ऐसा कोई आरोप आपके ऊपर लग जाए, तो मैं कह रहा हूँ इससे पिंड छुड़ाना इतना भारी काम है जिसकी कोई हद नहीं है. बेल के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है. देयर आर प्रिजम्पशंस अंडर दिस लॉ कि अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन ऐसा लग रहा है, तो कानून ये मानकर चलेगा कि आपने ऐसा कुछ किया है. आपके ऊपर बर्डन है, ये दायित्व आपके ऊपर कानून डाल रहा है कि अब आप हमें दिखाइए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. अब बताइए इस सिचुएशन में एक फादर कहाँ जाए. मैं ये नहीं कह रहा कि सारे केसेस में ऐसा हो रहा है, बट येस, वीव सीन केसेस लाइक दीज ऑल्सो, विच इज़ टेरेबल, बट हो रहा है. बिल्कुल. आपसे बात करते हुए गूज़बम्प्स आ रहे हैं, क्योंकि आप बातें ही ऐसी बता रहे हो. Unfortunately, that's the harsh reality, and day in day out we are dealing with such cases. But ठीक है, that's the harsh reality. बच्चों के मुद्दे पे याद आया कि अभी जो प्रोटेस्ट वाला सिचुएशन था, where youngsters went out for protesting against few of their demands like Right. NEET and other things. बहुत शांति से प्रोटेस्ट चल रहा था, सब कुछ ठीक था. अंडर डेमोक्रेसी यू कैन ऑलवेज प्रोटेस्ट, आप धरना कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि आफ्टर सम टाइम, because of the intervention of certain anti-social elements, where they turned the entire thing to a crime spot sort of thing. वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो कि नहीं दिखाई पड़ रहा था. We all have seen. Demand is one thing. Aggressiveness is also okay, because youngsters, you expect it. Absolutely. But to a level where आप abusive language यूज कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि आप बिलो द बेल्ट किसी को अटैक करने की कोशिश कर रहे हो. टू
इवन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आप मर्यादाओं को उल्लंघ रहे हो, आप क्रॉस कर गए हो सब कुछ। राइट। Tell me, as we all know that there are FIR being filed against those anti-social elements, not everyone. How do you see it as advocate? सी माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस इज़ वेरी सिंपल। जैसा आपने स्टार्ट किया ना कि इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, ऑफ कोर्स इट्स आर फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि अगर हमें लगता है हमारे इस देश में, हमारे परिवार में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो हम उस चीज़ को लेकर सड़क पर आएँ, सरकार के सामने अपनी डिमांड्स रखें। द स्टूडेंट्स, CJP वॉज वेरी मच जस्टिफाइड इन डूइंग दैट। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारे देश में, मतलब हमारे देश ने आज़ादी का एक लंबा आंदोलन लड़ा, तो क्रांतिकारी वहाँ से निकले, देश बदला, देश आज़ाद हुआ, देश आगे बढ़ा। तो ये तो हमारे, कहते हैं ना, हमारे सोशल फैब्रिक का हिस्सा है। बट जहाँ तक ये प्रोटेस्ट पीसफुल है, जहाँ तक ये डिमांड्स लेजिटिमेट हैं, अच्छी बात है और होना चाहिए एक हेल्दी डेमोक्रेसी में। बट कई बार क्या होता है, हमने पहले भी देखा है कि ऐसे बड़े आंदोलनों में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स एंटर कर जाते हैं, जिनका आपने जिक्र किया, और फिर वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो आंदोलन की मर्यादा है, जो उसकी एक रेप्यूटेशन है, उसे निचले स्तर पर ले जाते हैं। हमने देखा कि प्रोटेस्ट में देयर वर रिमार्क्स बीइंग मेड विच वर प्रोबेबली नॉट अप्रोप्रिएट, बिलो द बेल्ट थे, अवॉइड किए जा सकते थे। जहाँ तक बात है लीगल फ्रेमवर्क की, ऑफ कोर्स वी हैव सीन इन दिल्ली, इन उत्तर प्रदेश एंड अदर नेबरिंग स्टेट्स की FIR हुई हैं, क्योंकि कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणियां की गई अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, हिज फैमिली एंड अदर्स, जो नहीं होनी चाहिए थी। क्या लीगली उस पर एक्शन बन सकता है? हाँ, बन सकता है। ऑफ कोर्स देयर आर प्रोविजंस अंडर लॉ कि आप पब्लिकली किसी को ऐसे, किसी के बारे में बात करेंगे तो कानून में आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ऑल्दो व्हाट आई फील इज कि ऐसी चीज़ों को जितना हो सके, आप एक साफ सुथरे आंदोलन में जा रहे हैं, बहुत एक मैं कहूँगा एक जिसका एक इट हैड अ वेरी एक उसका पवित्र उद्देश्य था कि भाई हमें अपने लोकतंत्र को और मजबूत करना है। छात्रों के साथ जो हुआ वो गलत है, और सरकार के सामने अपनी डिमांड्स रखकर, सोशल प्रेशर बनाकर अपनी डिमांड्स मीट करानी है। तो ऐसी चीज़ें अगर अवॉइड होती तो ये आंदोलन और ज़्यादा मर्यादा में रहता, इसकी रीच शायद और बढ़ती। बट जो हुआ इन एंटी सोशल एलिमेंट से, दीज वर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, वॉज रॉन्ग, और कानून के तहत उनके अगेंस्ट एक्शन भी हो रहा है। मैंने रिसेंटली सुना है, आई थिंक द गवर्नमेंट वाज इन नेगोशिएशन विद द कॉकरोच जनता पार्टी की ऐसे मुकदमे आप वापस लेंगे। शायद सरकार अपनी दरियादिली दिखाकर, इन सब चीज़ों को इग्नोर करके, आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो सेड कि आई थिंक आई वांट टू फॉरगिव देम। अच्छी चीज़ है, मैं भी यही चाहूँगा कि अगर वो करें तो बेहतर रहेगा। नहीं, ऐसा ही करेंगे वो, उनसे अपेक्षा भी इसी तरीके की जा सकती है, क्योंकि संतान गलती करती है तो उसको सज़ा देना हर पिता का दायित्व है। राइट। अब संतान को कितनी सज़ा देनी है कि उसको समझ आए, इंस्टीड ऑफ कि उसको गुनहगार ही बना दिया जाए, वो बड़े दिल के आदमी है, ही विल डू इट, डेफिनेटली। अच्छा, कमिंग पॉइंट टू द पॉइंट कि अगर हम एक क्रिमिनल लॉ सूट फाइल करते हैं, जाहिर सी बात है इसमें दो लोग हैं, एक विक्टिम है और दूसरा है जिसने वो क्राइम किया है। अब आपके पास एक केस आता है जिसमें आपने स्टडी करने में पाया कि यही जो है इसका मुजरिम है, ऑल्दो यू कांट डिसाइड, Yeah. बट यू नो कि ये यही आदमी है जिसने ये क्राइम किया है। उस केस में एक एडवोकेट वो केस लेता क्यों है? बड़ा लेमैन, बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन है, मगर आम आदमी के लिए बड़ा मायने रखता है। नहीं, बड़ा वाजिब सवाल है, एंड आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज इनिशियली, मतलब आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ, एंड इन माय इनिशियल इयर्स ऑफ प्रैक्टिस आई यूज्ड टू फेस दिस वेरी डिलेमा लॉट ऑफ टाइम्स कि यार चार्जशीट पढ़ के लग रहा है इसने किया है, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट आई हैव सीन अ CCTV फुटेज, द गाय ऑन पॉइंट ब्लैंक शूटिंग समबडी, तब भी मैंने उसे डिफेंड किया। एंड यू वुड आस्क क्यों? डज दैट मेक मी अ बैड ह्यूमन बीइंग? सवाल ये है, हमारी न्यायिक प्रक्रिया में देयर इज अ स्ट्रक्चर, देयर इज अ प्रोसीजर प्रोवाइडेड, safeguards rights
दोनों पार्टीज के हैं, विक्टिम के भी और अक्यूज्ड के भी. माय responsibility as a criminal defense lawyer is to ensure that this particular person who is in jail facing trial for a murder XYZ, he gets a fair trial. वो बरी होगा, उसे सजा होगी, उसे बेल मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये दायित्व जज साहब का है. There is a judicial system for that. जज साहब ये फैसला लेंगे. I have to ensure that this particular person who is my client, probably he might be guilty also, कि इसको एक फेयर ट्रायल मिले, जो कानून में इसके राइट्स हैं, जो इसके हक हैं, वो ब्रीच ना हो. अगर इनका राइट है, जब फॉर एग्जांपल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट दाखिल करती है, सेक्शन 207 सीआरपीसी कहता है कि भैया आईओ साहब, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, whatever चार्जशीट ही विल फाइल इन कोर्ट, इट इज़ द राइट ऑफ द अक्यूज्ड दैट ही सप्लाइड अ कॉपी. एटलीस्ट उसे पता तो हो कि मेरे खिलाफ आईओ ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, क्या सबूत इकट्ठा किया है, ताकि वो सूटेबली, राइटली सो अपना केस डिफेंड कर पाए. क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ये मुझे नहीं, आई एम नॉट द जज. सो आई डोंट जज माई क्लाइंट वेदर ही इज डन इट, वेदर ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, वेदर ही इज अ बैड ह्यूमन बीइंग. एज अ प्रोफेशनल, इट इज माई राइट, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्ट करूं. ही डिजर्व्स अ फेयर ट्रायल. लास्ट में क्या होगा, दैट इज अप टू द कोर्ट. वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जिस हद तक पॉसिबल हो सकता है हम अच्छे से उसको डिफेंड करें, इंश्योरिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स. बाकी जज साहब ने जो करना है वो लास्ट में देखा जाएगा. सो मेरा माइंडसेट इसमें ये रहता है, एंड प्रोफेशनली होना भी ऐसे ही चाहिए. वी आर लॉयर्स, वी आर एडवोकेट्स, वी आर नॉट जजेस. तो जो हमारा काम है वो हम अच्छे से करें, एंड वी शुड लीव रेस्ट टू द जुडिशरी. आप एक क्रिमिनल लॉयर हो, ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आप रिलेटेड टू क्राइम ही करते होंगे. What is the typical percentage where you find a crime done by a hardcore criminal with a past history, and those who incidentally got into a crime? कि मुझसे क्राइम हो गया, मैं लड़ाई कर रहा था, मुझसे किसी को तेज लग गया, या मैंने धक्का दे दिया. क्योंकि होता है. end of the day, if somebody die, it's going to be a murder or a half murder case. सो आई टेल यू, आपने जो सवाल पूछा है ना, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो केसेस में अक्यूज्ड हैं, बट दे आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ द सिचुएशन. एंड आई टेल यू व्हाई. मैं ऐसे ऐसे लोगों से अंदर मिलता हूँ जिन्होंने क्राइम करा भी नहीं है. एक आपने सवाल पूछा कि किसी ने क्राइम किया है, आपको कागज़ पढ़ के लग रहा है, तब भी आप डिफेंड कर रहे हो. बट देन देर आर पीपल लैंग्विशिंग इन जेल्स, जिनके बारे में मैं बोल सकता हूँ कि इन्होंने करा भी नहीं है, तब भी सिचुएशन में फंस गए. वो कैसे? अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया. एक हमारे कोई नोन है, उनकी एक फैक्ट्री है ग्रेटर नोएडा में. उन्होंने क्या किया कि उस फैक्ट्री को लीज आउट करना था, तो 2-4 लोगों को बोल दिया जो प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं कि भाई देखिए इसको लीज आउट करवाइए. समबडी कॉन्टैक्टेड कि हमें ये फैक्ट्री लीज पर चाहिए. वो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने अपनी ग्रेटर नोएडा में जो ये स्थित फैक्ट्री थी किसी को लीज पर दे दी. बाकायदा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ देयर वाज अ रेंट एग्रीमेंट साइंड बाय बोथ पार्टी, साइंड बाय 2 विटनेसेस. जो उनका रेंट था वो बाकायदा उनके अकाउंट में आता था महीने दर महीने. एक रात को सडनली उन्हें फ़ोन आता है रात के 12 बजे कि आपकी फैक्ट्री में 2 लाश मिली हैं. अब वो एक ऐसा व्यक्ति, 70 ईयर्स ओल्ड, नेवर गॉन टू एनी कोर्ट, नेवर गॉन टू एनी थाना, लिव्ड अ वेरी हेल्दी रेप्यूटेबल लाइफ, कभी किसी गलत काम में नहीं पड़े. अब इस स्थिति में एक इंसान का क्या होगा? रात के 12 बजे उन्हें थाने बुलाया जाता है, वो थाने चले जाते हैं. हालांकि उनकी गलती थी, एज पर लॉ उन्हें नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज देयर वाज नो ऑफिशियल नोटिस कॉलिंग हिम टू द पुलिस स्टेशन. उनको अरेस्ट करके अंदर डाल दिया जाता है. अब उन्हें पता भी नहीं है मेरी फैक्ट्री में क्या हुआ है क्या नहीं. बाद में व्हेन ही अप्रोच्ड अस, वी गॉट टू नो ऑफ द एंटायर सिचुएशन. जिन लोगों ने उनकी फैक्ट्री रेंट पर ली थी, दे वर मैन्युफैक्चरिंग स्प्यूरियस अल्कोहल ओवर देयर, विच वाज नॉट इवन, दे डिड नॉट हैव अ लाइसेंस टू डू दैट. और वो जो नकली शराब वहाँ बनी, वो नकली शराब पीकर कुछ 1 या 2 लोग, उन्हीं के जो लोग ये काम कर रहे थे, उन्हीं के वर्कर्स, एम्प्लॉइज, उनकी मौके पर डेथ हो गई. कुछ लोग वहाँ से भाग गए, जो मेन कल्प्रिट्स थे वहाँ से भाग चुके हैं. लेकिन अब पुलिस को क्या करना है? पुलिस को ये दिखाना है कि हमने 24 घंटे में केस सॉल्व कर लिया. वो कैसे होगा? उसके लिए कोई बलि का बकरा चाहिए आपको. यू नीड अ स्केपगोट फॉर दैट. वो स्केपगोट यहाँ कौन बना? द फैक्ट्री ओनर, हु वाज नॉट एट फॉल्ट. मतलब उनका कुछ लेना देना ही नहीं था.
आपने एक इनोसेंट आदमी को पकड़कर जेल में डाल दिया, क्यों? क्योंकि आपको अपनी नौकरी बचानी थी। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स का प्रेशर था कि ये मैटर मीडिया में हाईलाइट हो रहा है, हमें अगले 24 घंटे के अंदर मीडिया में जाके ये बयान देना है कि दैट वी हैव सॉल्व्ड दिस केस। आपने एक इनोसेंट आदमी को उठाकर जेल में डाल दिया और ये दिखाया दैट दिस पर्सन, द फैक्ट्री ओनर, वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड, और ये भी इस पूरे गिरोह का एक पार्ट थे। एंड इमेजिन दैट पर्सन हैड टू स्पेंड गुड 40-45 डेज इन जेल। तो बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से कई बार ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, एंड दे आर विक्टिम्स ऑफ दिस सिचुएशन। दैट्स सो बैड। एब्सोल्युटली। निशांक, एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, और लॉ की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं उसमें आप मुझे थोड़ा गाइड करें, इनफैक्ट दर्शकों को गाइड करें। पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि बिल्डर फ्लोर्स दिल्ली एनसीआर एरिया में बने, लोगों को ऑफर किए गए, लोगों ने अपना हार्ड अर्न मनी उसके अंदर डाला, बैंक से उसको फाइनेंस कराया, लोन लिया, जिसकी ईएमआई वो महीने दर महीने भर रहे हैं। हजारों ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर एक आम आदमी जिसने अपनी मेहनत की शायद पूरी कमाई इस सपने पे डाल दी कि फलाना जगह पर जो बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं उसमें मैं अपना आशियाना कुछ 2-4 साल के अंदर बना पाऊंगा। राइट। फ्लोर का पोजीशन जो है वो मिला नहीं, बैंक की ईएमआई रुकी नहीं, किसी कारणवश प्रोजेक्ट ही ठप हो गया, राइट। बिल्डर ने इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी, वो एनसीएलटी का दरवाजा खटखटा रहा है। ऐसे केस में वो आदमी जिसने अपना पूरी जीवन की मेहनत को एक सपने के ऊपर लगा दिया, कहां गलती कर बैठा वो, और एज पर लॉ हमारे पास क्या सोल्यूशन है? देखिए, इस स्थिति को समझने के लिए हमें 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। 2016 से पहले दिस इंडस्ट्री वाज एब्सोल्युटली अनरेगुलेटेड। बिल्डर्स का ये हाल था कि मैं कुछ चुनिंदा रेप्यूटेड बिल्डर्स को अगर छोड़ दूं, तो जब प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के क्षेत्र में जब एक बूम आया तो हर किसी ने सोचा कि मैं भी बिल्डर बन जाऊं। वी सॉ पीपल फ्रॉम वेरीड इंडस्ट्री एंटरिंग द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। वो करते क्या थे कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके नाम पर बुकिंग्स ली, एंड मिडिल क्लास इनोसेंट पीपल इन्वेस्टेड देयर हार्ड अर्न्ड मनी। उस पैसे से उस प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं किया, उस पैसे से 2 प्रोजेक्ट और लॉन्च कर दिए, और उन 2 प्रोजेक्ट से और बुकिंग्स ली। वो पैसा कंपनी में आया, कंपनी से वो पैसा साइफन ऑफ करके अपने प्राइवेट अकाउंट्स में ले गए। आई मीन इट हैज़ हैपेंड विद अ लॉट ऑफ बिग बिल्डर्स। आपने पिछले 1 दशक में देखा होगा कितने बड़े बड़े बिल्डर्स इस देश में, स्पेशली इन दी दिल्ली एनसीआर रीजन, जेल तक गए। इसमें अगर आप पूछें कि एक आम आदमी की या नागरिक की गलती क्या थी, गलती कुछ नहीं थी। एज अ मिडिल क्लास मैन उसने एक सपना देखा कि मुझे अपना घर चाहिए। आई बीन लिविंग फॉर ऑन रेंट इन दिस सिटी, मैं अब अच्छा कमा रहा हूँ, आई हैव चिल्ड्रन, तो मैं चाहता हूँ छत मेरी हो। बिकॉज हमारे हिंदुस्तान में क्या है ना कि छत एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है आपको। उन्होंने बुकिंग की, उन्होंने उस बुकिंग को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए, जैसा आपने कहा, बैंक से फाइनेंस लिया, महीने दर महीने ईएमआई दी। लेकिन कुछ बिल्डर्स की इन बदमाशियों की वजह से, मैल प्रैक्टिसेस की वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स ठप पड़ गए और टाइम पर उनकी डिलीवरी नहीं हो पाई। अब आपने पूछा ऐसे में सोल्यूशन क्या है, कि कानूनी फ्रेमवर्क में, लीगल फ्रेमवर्क में उसके पास क्या रास्ता है। इसमें 3-4 ब्रॉडर रेमेडीज हैं। इसमें आपको मैं एक और बात और ऐड कर दूं कि 2016 में जो हमारी सरकार थी वो रेरा नाम का एक कानून लेकर आती है, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड लेजिस्लेशन, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। टाइम टू टाइम उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। उससे क्या हुआ है कि जो बिल्डर्स ब्लेटेंट मिसयूज करते थे ना, क्योंकि कोई रेगुलेशन के लिए लॉ था नहीं, जब कुछ रेगुलेट करने के लिए कानून है ही नहीं, तो उसका फ़ायदा बिल्डर्स ने बहुत उठाया। 2016 के बाद जो नए प्लेयर्स मार्केट में एंटर किए हैं, स्थिति कुछ हद तक बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हैविंग सेड दैट, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वो किसी ऐसी अगली सिचुएशन में फंस गया है, सो माय एडवाइस वुड बी कि आपके पास 2-3 रास्ते हैं। एक, ऑफ कोर्स, दैट यू कैन अप्रोच अ कंज्यूमर कोर्ट सेइंग दैट
I had booked a flat in so and so society. I was promised that possession would be delivered to me in X years. मैं इतना पैसा दे चुका हूँ जिसके बावजूद प्रोजेक्ट कहीं आगे बढ़ा नहीं है. और उसमें फिर कंज्यूमर कोर्ट, अगर आप चाहें तो अपना रिफंड मांग सकते हैं विद इंटरेस्ट, अगर आप चाहें तो डायरेक्शन मांग सकते हैं कि बिल्डर को बोला जाए कि फटाफट वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दे. अब इट ऑल डिपेंड्स कि प्रोजेक्ट किस स्थिति में है. एक रेरा का रास्ता है आपके पास, आप रेरा जा सकते हैं, आप वहाँ गुहार लगा सकते हैं कि देखिए मेरे साथ ये गलत हुआ है. एक रास्ता आपके पास पुलिस या क्रिमिनल कोर्ट्स का भी है कि आप बिल्डर, जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, या जो लोग पीपल हु वर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, उनके अगेंस्ट आप FIR कटवा सकते हैं. कुछ केसेस में हमने ऐसा भी देखा कि ये बिल्डर्स ने कस्टमर्स को लुभाने के लिए अशोर्ड रिटर्न्स जैसी स्कीमें भी निकाली, जिसमें उन्होंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट के तहत क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को चेक्स दिए कि आपको हर महीने इतना अशोर्ड रिटर्न मिलेगा जब तक आपको पोजेशन नहीं मिल जाता. बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि ये चेक्स बाउंस हो जाते थे. तो उस स्थिति में आप चेक बाउंस का एक सेपरेट केस भी डाल सकते हैं. तो कानून में आपके पास 3-4 रेमेडीज हैं इस चीज़ के लिए. बट माई एडवाइस फॉर पीपल एंटरिंग इनटू द रियल एस्टेट मार्केट एज कस्टमर्स टुडे, फॉर देम माई एडवाइस वुड बी कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस पहले कर लें. जिस बिल्डर के प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हैं, देख लें उसकी रेपुटेशन मार्केट में कैसी है, उसने पहले क्या प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, क्या टाइम पर किए, कोई एग्जिस्टिंग लिटिगेशन है या नहीं. क्योंकि होता क्या है कि बिकॉज द कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बिल्डर ने पैसा कंपनी से निकाला, पैसा साइफन ऑफ कर दिया इधर उधर, कंपनी लॉस में चली गई, कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाती है NCLT में. नाउ दी NCLT विल से कि भैया ये तो इंसॉल्वेंट हो गई, ये कंपनी तो खत्म. द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज टेकन ओवर बाय अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हु देन मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. एंड कोशिश ये रहती है कि कंपनी को वापस रिवाइव कराया जाए, बट वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है. सम थर्ड पार्टी इन्वेस्टर में कम एंड इन्वेस्ट मनी, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा. कुछ केसेस में हमने देखा जहां बहुत सारे हज़ारों लोग इफेक्ट हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से NBCC ने कुछ डेड प्रोजेक्ट्स को रिवाइव किया, कंप्लीट किया, हैंड ओवर किया पोजेशन इनोसेंट होम बायर्स को. तो आप कोशिश ये करें, क्योंकि आप अपनी हार्ड अर्नड मनी इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो जो आपका ड्यू डिलिजेंस है वो आप करें. आप खुद नहीं कर सकते तो प्लीज़ कंसल्ट अ लॉयर. क्योंकि मैं देखता हूँ हिंदुस्तान में एक भ्रांति है कि आप 20,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदने जाएंगे ना, तो आप 50 दिन, 30 दिन, 15 दिन उस पर रिसर्च करेंगे, रिव्यूज़ पढ़ेंगे, लेकिन आपका कोई लीगल प्रॉब्लम है, उस पर आप ना कोई किसी को कंसल्ट करेंगे, बस आप इग्नोर करेंगे, यू विल स्लीप ऑन योर राइट्स. तो फिर आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसेंगे. लॉ एज अ रेमेडी हिंदुस्तान में यूज़ किया जाता है कि हाँ जी, अब अगर ऐसा कुछ ख़राब हो गया है तो हम लॉ का सहारा लेंगे. होना क्या चाहिए कि आप उसको अपने जीवन के अंदर उतारें, एक इंटीग्रल पार्ट बना लें उसको. एब्सोल्युटली, कि अगर मैं किसी से कोई बात कर रहा हूँ तो इस एग्रीमेंट के तहत कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली. तभी जाके, क्योंकि जहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ कहीं ना कहीं मतभेद होने की बिल्कुल, वो ज़्यादा रहती है. एब्सोल्युटली. पैसा इन्वॉल्व होने से अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है. जी. काफ़ी लोग कंप्लेंट और डैमेजेस फाइल कर रहे हैं, क्लेमिंग कि उनकी नई कार बिकॉज ऑफ E20 फ्यूल या तो माइलेज कम दे रही है या खराब हो गई है. ऐसे केस में क्या कार मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑयल कंपनीज रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है? और जहां तक रहा सवाल कि उसका जो क्लेम है वो कौन पे करेगा, क्या ऑयल कंपनी पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, कार मैन्युफैक्चरर पे करेगा? इसके ऊपर कुछ दृष्टि डालो. देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज़ वेरी वाइडली डिबेटेड दीज डेज. देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार की एक नीति थी कि हमें सरकार, इस देश में जो इम्पोर्ट हो रहा है और इम्पोर्ट की वजह से होने वाला जो हमारे ऊपर बर्डन पड़ रहा है, वो हमें मिनिमाइज़ करना है. उसके तहत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि हम पेट्रोल या क्रूड जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसको हमें उस नंबर को नीचे लेकर जाना है. उसके तहत उन्होंने कहा हम E20 या E5 एथेनॉल इंट्रोड्यूस करेंगे पेट्रोल में. सही है, गलत है, वो तो इट्स अ वाइडली डिबेटेड टॉपिक एंड एवरीवन विल हैव देयर ओपिनियंस. एक तो सरकार से इसमें कहीं एक जो गलती आप कह सकते हैं वो थोड़ा ये हुई कि उसको थोड़ा ज़्यादा जल्दी पुश करने की कोशिश की
हैविंग सेड दैट, अब जो हो रहा है आज की डेट में, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कॉमन सिटीजन, अगर तो आपकी गाड़ी says that it is E20 compliant, if you are going to buy a car and the manufacturer or the company says that look boss, this car is E20 compliant, आप इसमें E20 डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिलीविंग दिस रिप्रेजेंटेशन यू आर बाइंग दैट कार. आपने खरीदा जी, मेरी तो E20 है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार E20 दे रही है, मैं डालूंगा, मेरी कार तो टनाटन चलेगी. अब आपने साल भर गाड़ी 20,000 25,000 30,000 किलोमीटर चला ली, 50,000 2 साल में चला ली, फिर सडनली जी आपको कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, आपका, मैं जो सुन रहा हूँ, फ्यूल टैंक में कुछ इशू आ गया. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कंप्लेंट्स दैट आर सरफेसिंग ऑन सोशल मीडिया. तो उसमें ऐसे में आप क्या करेंगे? इफ इट इज़ बिकॉज ऑफ E20, देन द कार मैन्युफैक्चरर इज एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसने आपको गाड़ी ये कहकर बेची कि भैया ये तो E20 E20 compliant कंप्लाइंट है. तो E20 फ्यूल से तो कभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी. इन सच केसेस यू मस्ट गेट बैक टू द कार मैन्युफैक्चरर, एंड इफ दे डोंट रिस्पॉन्ड, देन यू मस्ट फाइल अ केस बिफोर द कंज्यूमर कोर्ट. एज अ कंज्यूमर ये आपका राइट था. ये डेफिशिएंसी इन सर्विसेज की कैटेगरी में आएगा कि आपने जो कहा, जो प्रॉमिस किया, वो चीज़ डिलीवर नहीं की. मुझे आपने कहा ये E20 कंप्लाइंट कार है, आप इसको चलाइए, मैंने चलाई, 2 साल में इसमें ये प्रॉब्लम्स आई एंड दैट इज बिकॉज ऑफ E20. ऑफ कोर्स दायित्व आपके ऊपर होगा कि कोर्ट में आप ये बात प्रूव कर पाएँ, आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें अपने साइड से फुली कंप्लाइंट रखनी है. बट डेफिनेटली आई कैन टेल यू, कंज्यूमर कोर्ट्स दीज डेज आर वेरी ओपन, और बहुत अच्छे अमाउंट में क्लेम्स मिलते हैं. गाड़ी की कॉस्ट, आपको उसकी वजह से जो मेंटल हैरासमेंट हुई, इन सब चीज़ों का ध्यान भी कंज्यूमर कोर्ट्स आजकल रख के क्लेम्स अवॉर्ड कर रहे हैं. एक और बड़ा पुराना मुद्दा सरफेस कर गया है, रिजर्वेशंस. राइट. इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, रिजर्वेशन ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी ओल्ड टॉपिक, बट एवरी नाउ एंड देन इट्स अ वेरी वाइडली डिबेटेड टॉपिक. और मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान एक अकेला देश है जहाँ रिजर्वेशन जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है. इफ़ वी लुक ग्लोबली ऑल्सो, इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री यू विल फाइंड कि एक लीगल फ्रेमवर्क में रिजर्वेशन इन वन फॉर्म और दी अदर डज एग्जिस्ट. आप अगर अमेरिका का उदाहरण उठाएंगे तो आप देखेंगे, इसको कई लोग रिजर्वेशन ना कहकर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं. आप देखेंगे कि ब्लैक्स के लिए ऐसा फ्रेमवर्क वहाँ एग्जिस्ट करता है. यू पिक एनी कंट्री, यू विल फाइंड कि रिजर्वेशन जैसा पैरेलल कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हर कंट्री में है. क्या ये सही है? ऑफ कोर्स आई मीन, क्या हुआ क्या नहीं, हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड कर ये कॉन्सेप्ट डाला, वो तो एक इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक. पर मैं ये मानता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए दैट रिजर्वेशन था फॉर अ सर्टन कैटेगरी ऑफ पीपल टू बी अपलिफ्टेड. वो वंचित समाज से जो लोग हमारे, टू बैलेंस द सोसाइटी. एग्जैक्टली, कि उनको हम अपलिफ्ट कर मुख्य धारा में लेकर आए. हैज़ द रिजर्वेशन सिस्टम हेल्प्ड दोस? यस इट हैज़, and I think it should continue also, but I also feel at the same time that there is a need to review it. आप ये देखिए कि जिन लोगों की भलाई के लिए वो सिस्टम बना था, क्या कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक वो सिस्टम पहुंच पाया? आज हम क्या देखते हैं, we often see that somebody using the reservation system becomes an IPS officer and their kids are again benefiting from the reservation system. But एक वो व्यक्ति जो बेचारा गांव में रह रहा है, जो वंचित है, जो स्कूल तक नहीं जा पा रहा, उस तक क्या रिजर्वेशन पहुंच पा रहा है? So we have to ensure that this system is implemented in such a way that not just a IPS officer's daughter, but also somebody जो एक मजदूरी कर रहा है किसी के खेत पर, उस व्यक्ति की बेटी के पास भी रिजर्वेशन का बेनिफिट पहुंच पाए. और अगर It ऐसा should नहीं, be an automatic process Yes. to touch everybody's Absolutely. life, और अगर वो whosoever नहीं, falls in Absolutely. और अगर वो that नहीं हो category. पा रहा, Correct. तो सरकार को देखना चाहिए कहाँ कमी रह गई, कहाँ इसको रिव्यू करना चाहिए और कैसे इसको हम बेहतर बना पाए. बॉलीवुड जो कोर्ट रूम्स को दिखाता है, क्या आप उससे सहमत हैं? I mean, ठीक है, I've seen a lot of films where lawyers और courtrooms are not projected rightly, but I would say completely गलत भी नहीं है, but कहीं ना कहीं exaggerated version Bollywood दिखाता है. देखिए क्या है ना, Bollywood needs viewers, it needs eyeballs. तो आप जितना मिर्च मसाला डालेंगे, जितना इंटरेस्टिंग उस चीज़ को बनाएंगे, उतना ही लोग ज़्यादा इन्जॉय करेंगे. कई बार हमने देखा है कि जुडिशरी को या वकीलों को ख़राब लाइट में भी दिखाया जाता है. बट व्हाट आई फील इज़ कि जैसा बॉलीवुड दिखा रहा है वो एग्जैजरेटेड वर्जन है, वैसा तो नहीं. इतना हो हल्ला, इतना लड़ाई झगड़ा कोर्ट रूम्स में नहीं हो रहा होता है. कोर्ट रूम्स आर मोर अबाउट प्रेपरेशन, रीडिंग द फाइल, प्रिपेयरिंग योर केस,
लुकिंग फॉर केस लॉस, रिसर्चिंग ऑन लॉ, क्या एविडेंस आप प्रोड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी दैट द लाउडेस्ट लॉयर विल ऑलवेज विन द केस. इट इज ऑलवेज द वेल प्रिपेयर्ड लॉयर हु विल विन अ केस, नॉट द लाउडेस्ट वन. मुझे तो ऐसा लगता है देखकर एनी टाइम इन अ मूवी वेयर अ कोर्ट रूम इज शोन कि एक सीरियस चीज़ बड़े कॉमिकल वे में प्रेजेंट की जाती है. मेरी फेवरेट मूवी है, मेरी शक्ल भी लोग कहते हैं उनसे मिलती है, और आपका सरनेम भी मिलता है. त्यागी I know you त्यागी, are talking about Johnny त्यागी LLB. त्यागी, यस, त्यागी त्यागी कहते हैं जी. ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, ह्यूमर तो हिंदुस्तान में हमारे समाज में हर जगह एग्जिस्ट करती है, वो कोर्ट रूम्स में भी है, सो वी मस्ट आल्सो टेक इट लाइटली. अगर कुछ ज़्यादा खराब नहीं दिखाया गया है तो वी एज लॉयर्स आल्सो सम टाइम एंजॉय इट. सीरियस टॉपिक डिस्कस करते करते अगर मूड थोड़ा लाइट हुआ है, व्हाट इज द फनीएस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट लॉ यू एवर सीन? फनीएस्ट मिसकंसेप्शन आई वुड से, कई बार मेरे क्लाइंट्स आके मुझसे कहते हैं कि वो फलाना जज साहब है ना जिनके आगे हमारा केस चल रहा है, आई नो हिम पर्सनली, या मेरा एक कोई यार दोस्त है, या वो आई नो समबडी, वो जज साहब को पर्सनली जानता है. फिर मैं उन्हें समझाता हूँ कि भैया केसेस हिंदुस्तान में ऐसे नहीं चलते हैं. जुडिशरी बाय एंड लार्ज इज़ वन सेगमेंट विच आई से इज़ प्रोबेबली द लीस्ट करप्टेड इन इंडिया. आप अगर सोचते हैं कि किसी व्यक्ति को, किसी जज को आप जानते हैं तो आप जजमेंट अपनी फेवर में ले लेंगे. आप एक जगह से ले लें अगर, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, द अदर साइड विल गो इनटू अपील बिफोर द हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है. तो ये 3-4 लेयर्स सिस्टम में बनाई गई हैं. कानून में जब आप लड़ने जाते हैं तो आप केसेस जीतते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड फैक्ट्स एंड लॉ, ना कि जज साहब मेरे जानकार है, मैं एक फ़ोन घुमाऊंगा और जजमेंट की कॉपी मेरे हाथ में आ जाएगी. इट डजंट वर्क लाइक दैट. निशांक, मेरा एक सवाल और है आपसे. इतने केसेस आप हैंडल करते हो, कोई ऐसे केस जो आपको याद रह गए हो कि हाँ? आई मीन बहुत कई सारे केसेस होंगे, बट इफ़ आई कैन जस्ट ऑफ द कफ टेल यू अ कपल ऑफ केसेस. अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस आया. एक व्यक्ति जेल में बंद थे, उन्हें बेल की ज़रूरत थी, उन्होंने कहा मुझे बेल लगानी. जब उनके घर वालों से मेरी बातचीत हुई कि उनका क्या केस है, सो आई गॉट टू नो दैट उनकी FIR रजिस्टर हुई थी मर्डर की उनके खिलाफ 1997, एंड द एलिगेशन वॉज दैट ही हैड मर्डर्ड हिज ओन वाइफ. और आप सोचिए 97 में FIR होती है और वो सिस्टम से भागते रहते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती है. 20 साल तक पुलिस उन्हें ढूंढती रही कि ये व्यक्ति है कहाँ जिस पे एलिगेशन है अपनी वाइफ के मर्डर का. और वो व्यक्ति दिल्ली में DTC, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में आराम से नौकरी कर रहे हैं. 20 साल तक वो पुलिस को चकमा देते रहे, DTC में जॉब करते रहे, और वो पुलिस के कभी हाथ नहीं आए. और वो लास्ट में पकड़े कैसे गए? एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि वो पुलिस के हाथ आए कैसे. देखिए क्या है, इंसान जो है ना, ह्यूमन बीइंग इज़ अ इमोशनल एंड सोशल एनिमल. वो बिना अपनों के बगैर नहीं रह सकता. तो वो पकड़े गए मोबाइल से, मोबाइल की वजह से. पुलिस ने उनके घर के जितने सदस्य थे सबके नंबर सर्विलेंस पे रखे हुए थे और ट्रैक करते थे कि इन नंबर्स पर किन नंबर से ज़्यादा कॉल आते हैं. ये व्यक्ति जिनके ऊपर आरोप था, ये ऑन एंड ऑफ अपने मोबाइल नंबर से अपने घर वालों से संपर्क करते थे, बी इट द मदर, ब्रदर्स, जो भी इनके घर परिवार में लोग थे. पुलिस ने एक पैटर्न नोटिस किया कि इनके परिवार के जितने लोग हैं उन सब पर एक ऐसा नंबर है जिससे बहुत फ्रीक्वेंटली ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर कॉल आते हैं. उस नंबर को देखा, उसकी लोकेशन ट्रेस करी, और उस लोकेशन के बेसिस पे एक दिन ये पकड़े गए. ऑफ कोर्स ही केम टू अस कि मुझे अब बेल चाहिए, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है. वी टोल्ड देम कि देखिए क्या है, अब कोर्ट्स को भी आप पर भरोसा रहेगा नहीं इतनी आसानी से. कोर्ट्स को लगेगा कि अगर हम आपको छोड़ेंगे तो पता नहीं आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे. इन द मीन टाइम देयर वाज अ ट्रेजेडी इन हिज फैमिली, हिज सन इन लॉ हैड एक्सपायर्ड. सो वी अप्लाइड फॉर बेल ऑन कंपैशनेट ग्राउंड, सेइंग कि कुछ दिन के लिए इन्हें आने दीजिए, कम से कम ये अपनी बेटी से मिल सके, इतना बड़ा दुख है फैमिली में. सो द कोर्ट वॉज लीनियंट इनफ एंड कंसिडरेट इनफ. उन्होंने उन्हें 30 दिन की बेल दी. उसके बाद हमने उन्हें एडवाइस किया कि 30 दिन के बाद आप टाइम से सरेंडर कीजिए, ताकि कोर्ट को एक कॉन्फिडेंस आए कि इनको अगर दोबारा छोड़ा गया ही विल नॉट रन अवे. वैसे ही उन्होंने किया, एंड आफ्टर दैट वी वर सक्सेसफुली एबल टू सिक्योर बेल फॉर हिम. एक और केस अगर मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था कि उत्तर प्रदेश के एक MLA थे. ही वॉज बोर्डिंग अ फ्लाइट फ्रॉम लखनऊ एंड ही वॉज कमिंग टू दिल्ली. फ्लाइट की टिकट उनकी कंफर्म थी, बोर्डिंग पास हैड ऑल्सो बीन इशूड.
बट उन्होंने जब जैसे ही बोर्ड की फ्लाइट, ही वॉज टोल्ड दैट सॉरी सर, फ्लाइट इज़ फुल, कोई सीट अवेलेबल नहीं है एंड यू विल हैव टू डी बोर्ड. And he was obviously insulted in front of, I mean, hundreds of people, and he eventually decided to file a case in before the consumer court. और जब उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आ रहा था एंड आई एम अ पर्सन ऑफ रेप्यूट, और कई 100 लोगों के सामने मेरी ऐसे बेइज्जती हुई, और वो कोर्ट में उन्होंने केस प्रूव किया, कोर्ट ने कंसिडर किया. आप मानिए एयरलाइन के अगेंस्ट 85 लाख का कॉम्पनसेशन का ऑर्डर कंज्यूमर कोर्ट ने दिया, और माना कि इस तरीके से एयरलाइंस फंक्शन नहीं कर सकते हैं, एंड ही वाज अ पर्सन ऑफ रेप्यूट, ही वाज कमिंग फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग टू दिल्ली. इस तरीके से बेइज्जत करना गलत था, प्लस इट वाज अ क्लियर केस ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज आल्सो, ब्रीच. तो वो सब कंसिडर करते हुए लगभग 85 लाख का कॉम्पनसेशन कोर्ट ने अवार्ड किया. या रोज कोर्ट जाते हो, बिल्कुल. क्रिमिनल लॉयर हो, कभी ऐसा हुआ है कि किसी हार्डकोर क्रिमिनल, बैकग्राउंड फुल ऑफ क्राइम, कोर्ट रूम के अंदर विक्टिम भी है, एक्यूज भी है, राइट. अपोनेंट लॉयर भी है, और आप भी हैं, डर लगा कभी? See, I think as lawyers, as advocates, and especially for advocates who are practicing on the criminal side, sometimes I feel कि emotions की कोई जगह होती नहीं है. And when I say emotions, उसमें डर भी एक emotion है, किसी के लिए sympathy रखना भी एक emotion है, गुस्सा, fear, anger, all of these emotions have to take a back seat. And as a professional, you have to put your head down, focus on the file. आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. I have seen cases where either I am from the victim side, कई बार मैंने देखा है, या आप जो क्रिमिनल हैं, जो अक्यूज्ड हैं, वो नहीं चाह रहे कि एक गवाह आकर सर्टन तरीके का स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड कराए जो उनके खिलाफ जा सकता है. उसके लिए वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बहुत तरीके के प्रेशर बनाते हैं. आप कोर्ट में घुसेंगे, आपको लगेगा 2-4 हट्टे कट्टे मुश्तकंडे खड़े हैं, और कोर्ट के बाहर आपने एक आदमी को देखा जिसने यहाँ पिस्टल लगा रखी है. इनडायरेक्ट तरीके से आपको बहुत तरीके के मैसेजेस और ये सब चीज़ें होती हैं. बट एज लॉयर्स, आई थिंक वी मस्ट पुट आवर हेड डाउन एंड फोकस ऑन व्हाट इज़ ऑन आवर प्लेट. इसीलिए आप देखते होंगे टाइम टू टाइम कई बार वकील एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग करते हैं सरकार से, कि प्रोफेशन ऐसा है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है कि वकीलों को प्रोटेक्ट किया जाए. वी आर हैंडलिंग वेरी सेंसिटिव मैटर्स, हाई स्टेक मैटर्स. करेक्ट. तो ठीक है, ये सब चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन है. इतने केसेस पेंडेंसी में चल रहे हैं, डू यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ अ चेंज इन आवर जुडिशियल सिस्टम? एब्सोल्युटली, आई मीन नो टू वेज अबाउट दैट. देखिए, अगर आप इंडिया को उठाकर देखें, जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है, रफली जो सरकारी डेटा हमें बताता है कि 1 मिलियन लोगों पर लगभग 22 जजेस यहाँ एग्जिस्ट करते हैं. व्हेन यू कंपेयर इट विद एनी अदर डेवलप्ड नेशन, अच्छी जो देश हैं, वहाँ लगभग 125 से 150 जजेस पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन एग्जिस्ट करते हैं. तो जाहिर सी बात है कि जो मुकदमा यहाँ 5 साल में डिसाइड होगा, वहाँ शायद 1 साल में हो जाएगा. जब आप इस आई डोंट ब्लेम द जुडिशरी फॉर इट ऑल्सो. पेंडेंसी इतनी है, इतने लोग कोर्ट्स में केसेस फाइल कर रहे हैं, जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. करेक्ट. कितना जल्दी वो डिसाइड कर सकते हैं? They also have, And they have to be very, very cautious before putting absolutely, anything absolutely. as a order. जल्दी के Because चक्कर में आप ये yes, तो है नहीं कि you आप आंख बंद can't. करके ऑर्डर पास करें. It cannot be a You have to be injustice very to careful. anyone. आपके एक कलम से किसी का भविष्य तय हो रहा है. Absolutely. तो इसलिए इसका वाइड टर्म सोल्यूशन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें है, वी हैव टू, हमें जजेस की नियुक्ति बढ़ानी पड़ेगी. द नंबर ऑफ जजेस दैट वी हैव इन कोर्ट्स हैज़ टू बी इंक्रीज्ड. उसी के अकॉर्डिंग हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा. जिस कोर्ट में अगर आपको लगता है आज 50 जजेस हैं, आप मानिए वहाँ ज़रूरत कम से कम 200 जजेस की है. सो द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी कलेक्टिवली हैव टू लुक इनटू इट. तभी कोई सोल्यूशन निकल सकता है. आप कानून में कितना भी लिख दीजिए केस आपको 1 साल में ख़त्म करना है, कुछ नहीं होने वाला. Fast track courts. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एक कितने, देखिए अब हमारे, अगर आप देश में देखेंगे, MP MLAs के केसेस डिसाइड करने के लिए सेपरेट कोर्ट्स हैं. पॉक्सो जो बड़ा सेंसिटिव कानून है, उसके केसेस डील करने के लिए सेपरेट कोर्ट्स हैं. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी टाइम टू टाइम हम बनाते हैं, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. वो एक तरीके से फिर वही है, वो पेन किलर है. ज़रूरत आपको एक ओवरऑल चेंज की है, एक लार्जर चेंज की है, और आप सिर्फ एक पेन किलर दे रहे हैं तो उससे काम बन नहीं रहा है. आजकल अगर आप देखो तो सोशल मीडिया का
किसी स्टेज पे गलत इस्तेमाल भी देखा जाता है. That freedom of expressing yourself and your emotions are actually getting abused. Anything can be done through our judicial system as per law to restrict such kind of social media posts. सी व्हाट आई फील इज, जब आप ये देखते हैं कि एक अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी करता है दैट यू हैव अ राइट टू एक्सप्रेस, बट जितने भी ये फंडामेंटल राइट्स हमें संविधान से मिलते हैं, पैरेलली हमें ड्यूटी भी मिलती है. ये जितने भी हमारी फ्रीडम्स या राइट्स हैं, ये अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है. दीज हैव टू बी एक्सरसाइज्ड विद इन अ रीजनेबल फ्रेमवर्क. आज मेरे पास कह देने की आज़ादी है, बट मुझे ये चीज़ इंश्योर करनी है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जिससे किसी पर्टिकुलर समुदाय, किसी व्यक्ति के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचे. सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल. और अगर ऐसा होता है, इफ़ यू फाइंड समबडी हु इज पुटिंग ऑन सोशल मीडिया समथिंग विच इज़ डेफेमेटरी इन नेचर, आपके खिलाफ बिना किसी साक्ष्य के कोई बात लिखी जा रही है जो कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन को इम्पैक्ट कर रही है, then of course you have remedies under the law. You can approach courts, you can file a suit for defamation, you can file a criminal complaint for defamation. तो कानून में remedies आपके पास of course है. And my advice to people would be कि because you have a platform doesn't mean that you will start posting anything and everything. Correct. One should exercise self restraint. आप देखिए जो आप चीज़ डाल रहे हैं, क्या is it supported by facts? क्या वो कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे कहीं हमारे समाज के दो हिस्सों में कोई विभाजन हो सकता है, कोई ऐसी बात है जिससे हेट्रेड फैल सकती है. सो वन मस्ट एक्सरसाइज सेल्फ रिस्ट्रेंट इज व्हाट आई वुड से. Over a decade, you've been going to court, fighting cases. Any life lesson you have learned and you want to share with us? See, what I have actually learnt is that courtrooms जहाँ हम हज़ारों लाखों केसेस डिसाइड होते हैं, फाइट किए जाते हैं, what I personally feel is कि every dispute that starts in a courtroom, अगर आप उसकी जड़ पर जाएंगे, if you go to the root of the matter, it starts from a miscommunication or lack of communication. ज़्यादातर disputes जो आज हमारी courtrooms में हैं, matrimonial कह लीजिए, partition disputes कह लीजिए, a lot of commercial disputes also, what I feel start from miscommunication or lack of communication. अगर आप आगे बढ़कर अपनी ईगो साइड रखकर ठीक से कम्युनिकेट करते तो शायद ये नौबत ना आती कि आपको कोर्टरूम तक जाना पड़ता. सो नंबर वन एडवाइस इज ऑलवेज कम्युनिकेट, राइट ईमेल्स, जो भी है. मतलब आप 70-80% डिस्प्यूट अवॉइड कर जाएंगे अपने जीवन काल में अगर आप ठीक से कम्युनिकेट करेंगे. कई बार लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से इतनी भ्रांतियां इंसान अपने मन में पाल लेता है जो शायद होती भी नहीं है, एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, और फिर ये सारे डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में पहुंच जाते हैं और फिर आपको पता है उसके बाद तो क्या होता है, वो जग जाहिर है. Nishank, thank you very much for coming on the show. थैंक यू अनुराग भाई, इट वाज अ बहुत प्लेजर. सारे सवाल अभी भी पेंडेंसी में, आप जब बुलाएंगे हम फिर मगर आएंगे. समय की पाबंदी है, Of course. उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा. राइट. Once again, thank you very much for Absolutely. giving us such a beautiful insights on such sensitive topics. इट वाज अ प्लेजर, एब्सोल्युटली. And I hope that all our viewers are going to learn something out of it. They're going to take note of it, and maybe they're going to be more protected लेट्स होप. with our beautiful law. एब्सोल्युटली. And थैंक यू फॉर judicial हैविंग मी. Thank you very much. थैंक यू सो मच.